अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही हसास टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। आज मैं टीचर्स पर बात करने जा रहा हूँ मगर आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि फैसिलिटी फॉर टीचर को किस तरह फैसिलिटेट किया जाए, ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रवैया है टीचर्स के साथ और क्या होना चाहिए। दरअसल देखें, मैं आपको पिछली कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि मैं एक केमिस्ट्री टीचर तो हूँ, लेकिन मैं एक फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट भी हूँ। मेरी फील्ड है क्वालिटी एश्योरेंस। तो मुल्क की नामवर मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर मैंने वर्क किया है, तो मेरा तजुर्बा वहाँ का भी है। मैंने लोकल फार्मास्यूटिकल्स के अंदर भी वर्क किया है, मुझे वहाँ के तजुर्बात भी हासिल हैं। इसी तरह जो नामवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, मैंने वहाँ भी काम किया, और जो गैर मारूफ हैं मैंने वहाँ भी काम किया। हर जगह का मेरा एक्सपीरियंस रहा, कहीं का अच्छा रहा, कहीं का बुरा रहा, लेकिन मैं इसका निचोड़ अपने जो कुलीग्स हैं उनके लिए मैं जो है वो ये वीडियो बना रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा निचोड़ निकला है मेरे तजुर्बात का, मैं वो आपसे शेयर करूँ। देखें, टीचर्स को क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, मैं ये बात अपने एक ज़ाती एक्सपीरियंस से आपको बताऊँ। मेरा जो पहला स्कूल था मेरे करियर का, तो मैं भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो एक बड़ा मशहूर और मारूफ स्कूल है और मलीर जाफ़र तैयार के अंदर है। तो जब मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि यार अब वहाँ अप्लाई करें, तो मैंने कहा यार वो तो इस लोकेलिटी के अंदर बना हुआ है, पता नहीं वो टीचर को किस तरह ट्रीट करते हों, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं मास्टर्स करने के बाद एक अच्छे इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ाऊँ या कहीं जॉब करूँ। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये थी कि इंडस्ट्रियल अप्रोच हो मेरी, लेकिन जॉब्स इतनी आसान नहीं होती, तो मैंने टीचिंग स्टार्ट की। और मैं पहले भी ट्यूशन्स पढ़ाता था, मुझे अच्छा एक्सपीरियंस था पढ़ाने का, मेरा कन्वे सही था, मुझे ऐसा लगता था, बच्चों को भी पसंद आता था। तो मैंने जो है वो टीचिंग को ही अपना करियर बनाया और मैंने उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। अब भाई जब मैंने उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, मैं उसकी इमारत को देख के बड़ा मुतासिर हुआ। मैंने कहा वाकई एक बहुत अच्छी इमारत है, बहुत अच्छा स्कूल होगा। वहाँ एंट्री टेस्ट हुआ, मेरी डेमो हुई, डेमो बहुत अच्छी हुई, मैनेजमेंट को पसंद आया। हाँ, मैं अपनी प्रिंसिपल का नाम ले लेता हूँ जो मुझे आज भी याद है। मैम अंदलीब नाम था उनका, और सर बाकर सईदी साहब मेरे डायरेक्टर थे। बहुत नफीस इंसान थे, और मेरी जो प्रिंसिपल थी वो भी बहुत उम्दा खातून थी, बहुत फैसिलिटेट करना जानती थी टीचर्स को। वो टीचिंग इन्वायरमेंट के लिए तो मैं कहता हूँ कि वो जो है वो मेरे लिए गनीमत थी। तो बहरहाल मैंने उस स्कूल के अंदर जो है ना अपने करियर का आगाज़ किया उस स्कूल से। और सबसे मज़े की बात कि वहाँ 18 नंबर ऑफ़ पीरियड्स होते थे। अगर आप देखें कि दिन में 7 पीरियड होते हैं, 7 डेली बेसिस पर हों, तो वीक में ये जो है वो 30 के आसपास पीरियड्स बन जाते हैं। तो आपको सिर्फ 18 पीरियड्स लेने होते हैं, और 18 पीरियड्स को अगर आप पर डे से डिवाइड करें तो ये कभी 4 बन रहे हैं, कभी 3 बन रहे हैं। तो अगर एक टीचर दिन में सिर्फ 3 पीरियड या 4 पीरियड ले रहा है और उसको गैप मिल रहा है, और अगर 2 कंसेक्यूटिव पीरियड हैं, तो भी मतलब उन्होंने किस तरह उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ था, 2 लगातार पीरियड, तो उन्होंने लैब कंडक्ट की हुई थी, और आईटी बेस्ड स्कूल था, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, हवादार था, बहुत पुरसुकून, हर टीचर का अपना एक डिपार्टमेंट होता था। बहरहाल सैलरी के मामले में भी बहुत साफ़ सुथरे लोग थे वो ऑर्गेनाइजेशन कभी किसी का पैसा नहीं रोकती थी। और मैंने वहाँ तकरीबन 1 साल नौकरी करी, मैंने बहुत खुश होकर नौकरी करी। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये पहला ऐसा इंस्टीट्यूट था मेरा कि मैंने वहाँ ज्वाइन किया था जनवरी में। तो दुनिया जानती है कि जब टीचर जनवरी में या फरवरी में ज्वाइन करता है तो उसको, बल्कि वो अगस्त के बाद जब भी ज्वाइन करता है तो उसको जून जुलाई की वो सैलरी के लिए एलिजिबल नहीं होता। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की अपनी प्रिंसिपल से, मैंने कहा मैम मैं न्यूली मैरिड हूँ। अच्छा, मैं उस वक्त न्यूली मैरिड था, तो मैंने कहा मुझे इस तरह जो है वो अगर आप फैसिलिटेट कर सकें कि आप मुझे एक पे करें और उसके बाद इसको डिडक्ट कर दिएगा मंथली। तो वो मंथली तो बाद में डिडक्ट नहीं हुआ, अलबत्ता मेरी दोनों सैलरीज आ गई। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग, बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि मेरे जितने भी टीचर्स हैं, मेरे कुलीग्स ने सुना, उन्होंने कहा यार ऐसा होता नहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ये अलग ही लोग हैं, आसमान से उतरे हुए लोग हैं जो इस तरह फैसिलिटेट करते हैं टीचर्स को बहुत सुनते थे, टीचर्स की बात को बहुत सुकून से सुनते थे, टीचर्स को बहुत फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करते थे। ये मेरा एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और वो स्कूल था कमर बनी हाशिम।
मैं जबकि कोई उस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हूँ, एक कम्युनिटी बेस्ड स्कूल है। और यही देखें कि मैं बचपन से वहाँ भी लोगों में मेरी मतलब परवरिश हुई, रफ़ा दैन से मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मेरे अपने अकायद हैं, और वो स्कूल बिल्कुल डिफरेंट था, लेकिन कभी इस तरह की कोई मुझे चीज़ जो है ना वहाँ महसूस की हुई कि मुझे किसी तरह से हरासा किया जाए या किसी तरह जो है मुझे परेशान किया जाए। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। तो और दूसरी मेरी, जब मैं इंडस्ट्री शुरू करी तो मैं फिर एबर्ट में आ गया। एबर्ट है, एक नशा है एबर्ट। अगर कोई एम्प्लॉयर मैं कहता हूँ जॉब करे तो वो एबर्ट या जीएसके या इस तरह की नॉटिक्स पी फाइजर जैसे मल्टीनेशनल्स के अंदर जॉब करे, अगर उसको मिल जाती है, नहीं तो फिर लोकल में तो खैर हज़ारों लाखों लोग कर रहे हैं लोग नौकरी। तो उसके अलावा जब मैं कहीं लोकल में गया या मैंने डिफरेंट और हल्के फुल्के इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ाया, तो मैंने देखा कि टीचर्स को बर्डनाइज कर दिया जाता है। वो 25-28 पीरियड्स ले रहे हैं। भाई वो पढ़ाएंगे कैसे, वो रिसर्च कब करेंगे, वो बच्चों में काम कैसे करेंगे। तो मुझे तो लगता है कि इंस्टीट्यूट्स जहाँ टीचर्स को इतना बैंड कर रहे हैं ना, इतना पैक्ट कर रहे हैं, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का लॉस कर रहे हैं। टीचर अगर आपके इंस्टीट्यूट में अच्छा नहीं पढ़ाएगा, रिसर्च बेस नहीं पढ़ाएगा, कोई वो एकेडमिक्स एक्टिविटी नहीं करवाएगा, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन पर उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने कई ऑर्गेनाइजेशंस ख़त्म होते देखी हैं सिर्फ इस वजह से कि वो टीचर्स को फैसिलिटेट नहीं करती थी, टीचर्स से बहुत काम लेती थी, उनको पे इतना नहीं करती थी, तो वो डेफिनेटली वो ख़त्म हो गई। और एक और चीज़ मैं बहुत आपको वसूख के साथ कहना चाहता हूँ कि देखिए ये जो स्कूल मैनेजमेंट है, ये टीचर्स के साथ, मैं किसी भी स्कूल की बात कर रहा हूँ, भले वो बिकन हाउस हो या किसी गले मोहल्ले का स्कूल हो या सिटी चैप्टर हो, लेट सिटिंग के आप लोग टीचर्स को ओवर टाइम नहीं देते हैं, जो कि लेबर लॉ के खिलाफ है। अलबत्ता हमारे मुल्क में कोई कानून की पासदारी तो है नहीं, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ये नहीं होता, कॉर्पोरेटिव सेक्टर के अंदर ये नहीं होता। अगर आप 1 घंटा भी रुक रहे हैं तो आपको पे करती है कंपनी। जब कोई शख्स 1 घंटा रुकता है ना, देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो अपना कीमती वक्त दे रहा है। उस वक्त में उसने क्या क्या प्लानिंग्स की हुई थी, आपने तो उसका ख्याल नहीं किया, आपने उसको अपने वर्क की वजह से रोक लिया, आपने अपने कामों की वजह से उसको रोक लिया, तो आप उसको कम से कम इतना फैसिलिटेट तो करें कि आप कुछ कंपनसेशन में उसको पैसे दें आप। तो मेरे हाल स्कूल्स के अंदर मैं कहता हूँ ये ट्रेंड चलना चाहिए। नॉर्मल स्कूल्स तो नहीं, लेकिन जो थोड़े से नामवर स्कूल हैं, जो अच्छे स्कूल हैं, वो अगर प्रोविडेंट फंड की तरफ नहीं है तो वो फ़ौरन उस तरफ आए। अगर वो ईओबीआई की तरफ नहीं है तो फ़ौरन ईओबीआई की तरफ आए। देखिए कई मैंने कुलीग्स मेरे ऐसे हैं जो सारी ज़िंदगी टीचिंग करते रहे, ठीक है, अगर उन्होंने 12-13 इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ाया और उसमें से मुश्किल से 1-2 इंस्टीट्यूट्स ऐसे थे जिसमें ईओबीआई था और बाकियों में नहीं था, तो उनका तो जो टाइम ड्यूरेशन है ईओबीआई के लिए वो बना ही नहीं, तो वो आफ्टर 60 ईयर्स क्या करेंगे टीचिंग में। तो मैं कई कहता हूँ ना कि देखें टीचिंग एक ऐसा पेशा है कि अगर आपने अपना मिजाज अच्छा रखा तो आप 60 तक चल जाएंगे। अगर आप चिड़चिड़े हो गए तो आप 45 के बाद एक अच्छे टीचर नहीं कहलाएंगे, बच्चे आपसे खुद ही दूर होते जाएंगे और आप खुद इस पेशे से हट के कोई और पेशा इख्तियार करेंगे। तो देखें आफ्टर 60 क्या करेंगे। तो टीचर्स को भी चाहिए कि वो ऐसा इंस्टीट्यूट ढूंढें जहाँ ईओबीआई हो, और स्कूल्स को भी चाहिए कि वो ये फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करें अपने टीचर्स के लिए। प्रोविडेंट फंड का जो है वो इंतज़ाम करें, और इस तरह की मुख्तलिफ फैसिलिटीज़, ग्रेजुएटीज़ हैं, बोनसेस हैं, 10 चीज़ें हैं, मेडिकल लीव्स हैं, कैजुअल लीव्स हैं। देखिए ये फैसिलिटीज़ आप देंगे ना टीचर को, तो टीचर आपके इदारे में टिकेगा, बच्चा टिकेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली जो है वो ऊपर जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप डाउनफॉल पे जाएंगे। हर चीज़ का एक उरूज, एक जवाल है। आप अगर देख रहे हैं कि ठीक है आज उरूज पर है आप, और हम भले कैसे भी इन टीचर्स को भेड़ बकरियों की तरह जो है वो ट्रीट करें तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक वक्त आता है कि हर उरूज का जवाल होता है, ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो जाती हैं। इस पूरी वीडियो का ताल्लुक मैं आपको पहले बताऊँ कि सिर्फ उन इंस्टीट्यूट से जो ऐसा करते हैं। मैं देखें अभी इस वक्त एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नौकरी करता हूँ, लेकिन ये अपनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी रहते हुए जो इनके पास वसाइल है वो बहुत ये पूरी कोशिश करते हैं कि अपने टीचर्स को फैसिलिटेट करें। तो देखिए मैं यहाँ टिका हुआ, लाज़िम बात है हर टीचर वहाँ टिका हुआ होता है जहाँ उसको कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है स्कूल मैनेजमेंट से कि वो ये करे, और प्राइवेट एसोसिएशन जो है ना वो गर्मियों के सीज़न में सिर्फ गन्ने नहीं चूसते रहे, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, स्कूल्स के अंदर विजिट करें।
कोई भी विजिट नहीं होता। फार्मास्यूटिकल्स में आप जाके देखें, ड्रग इंस्पेक्टर्स जो है जीना आराम कर देता है। लेबर लॉ का जो डायरेक्टर है, लेबर डायरेक्टर, वो जीना आराम कर देता है। ये प्राइवेट जो एसोसिएशन है, मैंने कभी किसी स्कूल में इनका विजिट नहीं देखा। ये किस चीज़ की सैलरीज ले रहे हैं? तो भाई आप बोल अपनी जो है तनख्वाहें को हलाल करें, तनख्वाहों को थोड़ा विजिट करें, स्कूलों में जाके देखें कि टीचर्स का क्या हाल है। ये टीचर्स जो है ना, ये अपना पसीना भी बहाते हैं, अपनी हड्डियाँ भी गलाते हैं, अपना मेंटल स्ट्रेस में भी होते हैं, फिजिकली भी ज़ाया हो रहे होते हैं। तो इनका तो पहला हक है कि ये जो है सही तरीके से फैसिलिटेट हों। तो उम्मीद है कि कुछ लोगों तक मेरी बात ज़रूर पहुंचेगी, और अगर थोड़ा भी चेंज आया किसी में तो मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। शुक्रिया।